क्षमा करना भाई, मुझे भी माफ करना भाईजान। अरे आप तो हिंदुस्तान की सिपाही लग रहे हो, मेरी बंदूक कहाँ है? अरे आप तो पाकिस्तान के सैनिक दिखाई दे रहे हो, क्या है मेरा AK-47? अरे मैं वहां जंग में था, यहाँ कैसे आ गया? अरे मैं तो टैंकर चला रहा था, मैं यहाँ, वो तो मैं हूँ, मेरा तो हाथ कट गया, मेरा खून निकल रहा है, मेरा जिस्म, मेरा शरीर वहां और मैं यहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेजर, मेजर, यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर भेजिए, मेजर। सोल्जर, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब हमें हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है, अब हम खुद उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुलवाने का कोई फायदा नहीं है। हम खुद उड़ सकते हैं? वो कैसे? क्योंकि हम मर चुके हैं। वो देखिए, मेरी लाश उठाई जा रही है और आपकी लाश एम्बुलेंस में डाली जा रही है। मेरी लाश? हम मर गए? ये क्या बात कर रहे हो आप? तो आप क्या समझ रहे थे? नीचे क्या बॉर्डर फिल्म की शूटिंग चल रही है? तुम लोगों ने मुझे जान से मार डाला है, मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। सोल्जर, मरने के बाद तो जरा होश में आइए। हम दोनों का इंतकाल हो चुका है, अब क्या एक दूसरे को मारेंगे? चलिए देखते हैं कहीं पर चाय मिलती है क्या। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय पीना चाहिए। भाई आपका नाम? मैं सिपाही बशारत, बशारत हुसैन। और आप? मैं जवान राठौड़। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। बशारत साहब, आप जरा चाय की बात कर रहे थे, मैं जरा कड़क चाय पीता हूँ। जी मेरा भी ये ससुराल नहीं है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी पहली बार मरा हूँ। चलिए देखते हैं कुछ मिलता है क्या। चलिए चलिए। बशारत साहब, ये रास्ता स्वर्ग को जाता है या नर्क को? आपके पास इसका मैप वैप तो कुछ होगा? अब मुझे क्या पता इस बारे में, चलिए। बशारत साहब, आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? जी मैं लाहौर से 300 किलोमीटर दूर मीरपुर से हूँ। और आप? मैं दिल्ली से। आपका आर्मी में आना कैसा हुआ? जी बचपन से मुल्क की खिदमत करने का शौक था, बस आर्मी ज्वाइन कर लिया। और आप? व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी बचपन में आपके जैसे ही सोचता था। राठौड़ साहब, आप हट्टे कट्टे जवान लग रहे हो। अब मेरी उम्र 22 साल है, आपकी भी 22-23 साल रही होगी। आप भी पढ़े लिखे हो और मैं भी। हम दोनों की सोच एक ही थी, मुल्क की खिदमत। हम दोनों मुल्क की खिदमत करते करते जान की कुर्बानी दे दी। मगर अब मरने के बाद मैं सोच रहा हूँ, मुल्क की खिदमत का मतलब जान की कुर्बानी देना होता है क्या? अरे बशारत साहब, कई देशों के बीच लड़ाई हुए, कहीं लोग मरे हैं, यहाँ तक कि आम आदमी भी मरा है, इसे बस कुर्बानी का नाम दे रहे हैं। कहीं भी कोई भी मरा तो उनके बीवी बच्चे घर वालों का क्या होगा, ये कोई सोच रहा है? बस एक देश दूसरे देश से लड़ने पर तुला हुआ है। राठौड़ साहब, हम पिछले 65 सालों से लड़ रहे हैं, हमारे बीच ये लड़ाई क्यों हो रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसके कई कारण है बशारत साहब, एक कारण यह भी है, जरा देखिए तो सही। जो नए गोला बारूद, बंदूकें और टैंकर्स बनाए हैं, उसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं सो, कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ऑर्डर्स? क्या मजाक कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? जबकि हमें पता है कि दोनों देशों के बीच अमन की बातें शुरू हो रही है। सर, आप फिक्र मत कीजिए, अपना बिजनेस बंद नहीं, बहुत जल्द दुगना हो जाएगा। वो कैसे? वो कैसे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग शुरू होने दीजिए, टेंशन बढ़ जाएगा। एक बार टेंशन बढ़ जाएगा, फिर मीडिया में थवा के स्टोरीज प्लांट होंगे, फिर अपना बिजनेस शुरू। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से टेंशन कम हो रहा है। क्रिकेट मैचेस को खेलते हुए और क्रिकेट मैचेस को देखते हुए वहाँ के लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत शुरू करने वाले हैं, तिजारत बिजनेस बढ़ाने के लिए
और वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये भी सुना है कि वीजा भी आसान हो जाएगा, लोग एक दूसरे के मुल्क में आसानी से आ जा सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो इनकी दोस्ती बढ़ जाएगी, लड़ाई का चांस कम हो जाएगा और हमारा भी सर, उसका भी प्लान है। अगर वो मिलते भी है तो हम उनके हालात को सुधरने नहीं देंगे और उनके मुद्दों को हल करने नहीं देंगे। कुछ बम ब्लास्ट, कुछ टेरर अटैक्स, बॉर्डर पे थोड़ी फायरिंग तो शुरू होने दीजिए और देखिए वो दोनों अपने सारे मुद्दे और अग्रीमेंट्स को बाजू में रखकर अपने पास हथियार लेने दौड़े चढ़ाएंगे और अपना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। अरे कमीनो, अपने फायदे के लिए हमें लड़वा रहे हो, हमें मरवा रहे हो। देख रहे हो ना राठौर साहब, कैसे ये लोग अपने फायदे के लिए हमें लड़वा रहे हैं। हाँ बेचारा साहब, कई सालों से दोनों देशों के बीच में कुछ मुद्दे हैं, मगर अचानक कभी कभी ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है और मरना पड़ता है हम जैसे गरीबों को। मगर अचानक मैं सोच रहा था, ये मुद्दों को संभालते संभालते थक जा रहे हैं। राठौर साहब, किसी भी मुल्क में आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जरा अपने मुल्क के बारे में पता करते हैं, चलिए। प्याज ले लो भैया, प्याज ले लो, प्याज ले लो अम्मा, प्याज ले लो, 100 रुपए किलो प्याज, प्याज ले लो अम्मा, प्याज ले लो। क्या बात कर रहे हो भाई? कल तो 70 रुपए था ना, अचानक 100 रुपए, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे भाई चुपचाप ले लो, कल 150 रुपए होने वाला है। 150? अरे थोड़ा प्याज सुंगा तो मैं उठ जाएगा। अरे रुको रुको रुको, प्याज सुंगाने के लिए 10 रुपए होंगे। 150 रुपए किलो प्याज, ये क्या हो रहा है, इतना महंगा? अरे भाई अपने पास प्याज कहाँ उग रहा है? जो उग रहा है वो सबके लिए बस नहीं हो रहा है। क्या करना बोलो, भाव तो बढ़ेगा ही ना, लेना है तो लो वरना आपकी मर्जी। प्याज ले लो अम्मा, प्याज ले लो, प्याज ले लो भैया, प्याज ले लो, प्याज ले लो अम्मा। 150 रुपए किलो प्याज? बेचारा साहब, आपके पास कितना महंगा मिल रहा है क्या? राठौर साहब, हमारे पास हाल बिल्कुल अलग है, आप खुद देख लीजिए। प्याज ले लो अम्मा, प्याज ले लो, 20 रुपए किलो प्याज, प्याज ले लो अम्मा, प्याज ले लो। क्या बात कर रहे भैया, आज रेट बढ़ा दे क्या? 20 रुपए किलो बोल रहे हो? कितने किलो हो ना माँ? 20 रुपए में 2 किलो दियो। 20 रुपए में 2 किलो या पूरा टोकरा दे दे तो लेके जाओ। 20 रुपए में 2 किलो कैसा देते हैं माँ? हमें पता है तुम्हारा प्याज सड़ा है, उन्हें जगह जगह गड्ढे खोद कर दफना रहे हो। 20 रुपए में 2 किलो देना है तो दो, वरना गड्ढे खोद कर दफना लो। जाओ। अम्मा क्या कर सकते हैं अम्मा, मजबूरी है। हमारा खुद का खरीदी 15 रुपए है, अब 20 रुपए भी मिल रहे हैं तो ले लो अम्मा, ले लो। 20 रुपए में 2 किलो ले लो। ₹20 में 2 किलो बेचना पड़ रहा है, अब तो प्याज ही उगाना बंद करना पड़ेगा। इसमें तो किसान की मेहनत के पैसे भी नहीं मिल रहे। चलो भैया, चलो चलो। ये क्या बेचारा साहब, आपके पास 20 रुपए में 2 किलो और हमारे पास 100 रुपए में 1 किलो। राठौर साहब, हमारे पास प्याज सड़ के खराब हो रहा है। अगर दोनों मुल्कों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान होता तो हमारे किसान को भी 25 से 30 रुपए हर 1 किलो प्याज पर मिलेंगे और आपके पास भी 100 रुपए की बजाय आम आदमी को 30 या 35 रुपए में प्याज मिल सकती है। हाँ बेचारा साहब, आप सही कह रहे हैं, मगर ये दोनों देशों के बीच हमारी सरकारें व्यापार क्यों नहीं बढ़ा रही आखिर? क्यों कारोबार नहीं बढ़ाते, क्यों दोस्ती नहीं बढ़ाते, क्यों हमेशा दुश्मनी की बातें करते रहते हैं और जंग करने पर तुले रहते हैं? आप खुद देखिए। हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। हम जानते हैं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप वो देश के जैसे तरक्की नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होता है तो आपका देश उस देश के कब्जे में आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे ये नए हथियार खरीद लीजिए, इससे आपकी आर्मी बहुत ताकतवर हो जाएगी
मुकाबला कर सकेगी और थोड़ा हमारी तरफ से भी आपके इलेक्शन फंड में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जनरल साहब, ये जो कह रहे हैं क्या वो सही है? हथियारों की तो जरूरत है, मगर ये अगर मगर क्या कर रहे हो जनरल साहब? अगले साल आपका रिटायरमेंट है और ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि आपकी रिटायर्ड लाइफ बड़े आराम से और शान से गुजरेगी। सर, ये लीजिए हमारे नए हथियार, लड़िए और साबित कर दीजिए कि आप भी कुछ कम नहीं। जनरल साहब, आपकी क्या राय है? सर आपको मंजूर है तो फिर हमें भी मंजूर है। गुड, वेरी गुड। जाइए, लड़िए और जीतिए। ऑल द बेस्ट। चलो। 100 मिलियन की डील 10 मिनट में पूरी हो गई। इतनी बड़ी डील की खुशी में एक बड़ी पार्टी हो जाए। हाँ। वेलकम वेलकम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए, आप ही का इंतजार था। आपको तो पता होगा आपके देश को कितना खतरा पड़ रहा है पड़ोसी देश से। ये लीजिए हमारे नए हथियार आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। सर, हमारे ये हथियार खरीदने पर आपकी पार्टी को अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगले इलेक्शन में आपकी जीत पक्की। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आप हमें दीजिए। मंत्री जी, आपका क्या ख्याल है? उधर वो देश हम पर हमला कर रहा है, ये सोचने का वक्त नहीं है सर। हथियार ले लीजिए, इसी में अपना फायदा है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मगर सर इसकी अब हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जनरल साहब, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, आप बस हाँ कह दीजिए। ओके सर, आप जो ठीक समझे। गुड, वेरी गुड। जाइए, लड़िए और जीतिए। ऑल द बेस्ट। चलिए। इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी ऊंची पोजीशन पर रहने वाले लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को लड़वा रहे हैं। ये लोग तो इंसानियत ही भूल गए हैं। अरे बचाना साहब, ये तो शैतान बन गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 20-25 सालों से 18 कॉन्फ्लिक्ट हुए। उनमें से 13 कॉन्फ्लिक्ट यानी कि 72% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेके जनवरी के पहले हफ्ते के बीच में ही हुए हैं। यानी कि इन महीनों में सबसे ज्यादा वार हुए हैं। अरे मैं तो हैरान हूँ, ये सरमा के 3.5 महीने जिनमें बहुत ज्यादा ठंड और बर्फ होती है, लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर फिर भी हमारी लड़ाई 3.5 महीनों में क्यों होती है? अरे भाई, ये समझना तो बहुत आसान बात है, मगर हमेशा इंडिया का बजट मार्च में आता है और पाकिस्तान का बजट मई में आता है और फाइनल अक्टूबर और दिसंबर में फाइनल ईयर का क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर होता है। इस बीच बॉर्डर पे कुछ गर्मा गर्मी होते हैं, कुछ टेररिस्ट अटैक होते हैं। बस फिर क्या, मार्च में इंडिया का बजट बढ़ जाता है और मई में पाकिस्तान का। अरे आप सही कह रहे हो राठौर साहब। अब मुझे समझ में आया कि हमारे बीच ये लड़ाई क्यों हो रही है। हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। बहुत से लोग बीमार हैं और हम उन्हें रोटी देने की बजाय हथियार खरीद रहे हैं, हथियार पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप ही बताइए, एक आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए या हथियार? मगर हमारे मुल्क में कुछ और ही होता है। डिफेंस का बजट बढ़ाने के लिए बस मौका ढूंढते रहते हैं। हाँ बचराज साहब, एक आम आदमी को क्या चाहिए? अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे। मगर ये बड़े लोग उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख रहे हैं। वो देखिए कैसी छोटी छोटी खुशियों के लिए आम आदमी तड़प रहा है। आप ही देखिए। उधर उधर घुमा। जी सरकार, घुमा रहा हूँ। सरकार, लगता है हम समंदर में भटक गए और बहुत दूर आ गए। अच्छा, ऐसा क्या? जरा देखो तो। अरे वहां दूर एक नाव दिख रहा है, लगता है वो लोग भी तकलीफ में हैं। चलो देखते हैं। भाई बहुत दूर तक आ गए, रास्ता समझ में नहीं आ रहा। भाई,
वहाँ दूर एक नाव अपने तरफ ही आ रहा है, चलो उनसे पूछते हैं। चलो। भैया अस्सलाम वालेकुम। भैया अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते नमस्ते। हम रास्ता भटक के गलती से आपके हिस्से में आ गए भाई। कोई बात नहीं भाई, हम भी यही सोच रहे थे, जरा रास्ता भटक गए। भाई आपके पास पानी वानी तो है ना, खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? जी शुक्रिया, हमारे पास है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। भैया आप जरा उदास दिखाई दे रहे हो। अरे भैया कैसी खुशी, मेरा भाई अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है उस पार, मैं नहीं आ सकता। जाना चाहता हूँ भाई, मगर गवर्नमेंट वाले हजारों सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी वीजा नहीं दे रहे हैं। आपकी भतीजी की शादी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। आपने सही कहा मेरे भाई, हमें भी उस पार जाना है। हमारी बरसों से ख्वाहिश है ताजमहल देखने की, मगर वो प्यार का इमारत हम नहीं देख सकते। हमें तो लगता है अभी हमारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वीजा भी मिल गया भाई, फिर भी भाई को 10 बार रुका दिया गया। अरे भाई, अपने जैसे कितने ही लोग उधर से इधर, इधर से उधर आना चाहते हैं और अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। ये लोग सरहदें बनाकर अपनों से हमें दूर कर रहे हैं। हमारे लोग भी ऑपरेशन करवाने उस पार आना चाहते हैं भाई, मगर गवर्नमेंट वालों से जल्दी इजाजत नहीं मिलती। कई लोगों को वीजा आने पहले मौत आ जाती है भाई, बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ता है। भगवान, इलाज करवाने के लिए भी इतनी परेशानी, अब क्या कर सकते हैं भाई? देश के बड़े लोग ऐसी हालत बना कर रखे हैं तो हम भी वही सोच रहे हैं भाई, पता नहीं ये दूरियां कब खत्म हो जाएंगी। आपको देर हो रही होगी, सूरज ढलने वाला है। हाँ भाई हाँ, चलते हैं। भैया आपको उस तरफ जाना है? जी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे मेरे भाई, जरूर मिलेंगे। चलिए। या अल्लाह इनकी मुराद जल्दी पूरी करना। अरे बशारत साहब, अगर भगवान चाहता है तो भी ये मीडिया टीवी वाले ऐसा कहाँ होने देंगे? क्यों राठौर साहब? जरा देखिए मीडिया वाले कर क्या रहे हैं आखिर। आज की मुख्य खबरों में पहले खबर, अपने दुश्मन आज अपने देश में घुस आए हैं, फायरिंग की है, सीमा पे 3 जवानों को मार दिया गया है। चलिए इसके बारे में पूछते हैं अपने देश के नेता का क्या ख्याल है। सर बताइए सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये कई बार हुआ है, ये गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। उनको मुंह तो जवाब देना चाहिए ताकि अगली बार ऐसा काम ना कर सके। डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर पर इस्तेमाल करने के लिए और नए वेपन खरीदने चाहिए। सर इस मुद्दे का अब और कोई सलूशन नहीं है? कोई सॉल्यूशन नहीं। आज की मुख्य खबरों में से पहली खबर, आज हमारे देश में अपने दुश्मन घुस आए हैं और फायरिंग की, बॉर्डर पे 3 जवानों को मार दिया। चलिए पूछते हैं इसके बारे में हमारे नेता का क्या ख्याल है। सर बताइए आपका क्या ख्याल है? ये कई बार हुआ है, ये गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो अगली बार सना करें। डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर पे इस्तेमाल करने के लिए और नए वेपन खरीदनी चाहिए। सर इस मुद्दे का और कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए सैटेलाइट के जरिए लाहौर से पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल सुजात खान हमारे साथ है। सर बताइए सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमारे साथ नाइंसाफी है, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा हमें ही बदनाम करते हैं। ये सरासर झूठ है, हमेशा सीज फायरिंग का वायलेंस ये लोग शुरू करते हैं, बॉर्डर पे फायरिंग ये लोग शुरू करते हैं। आप क्या समझते हैं आप कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? हमें धमका रहे हो क्या? हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? चलिए सैटेलाइट के जरिए दिल्ली से हिंदुस्तान के रिटायर्ड जनरल संजय रामास्वामी से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। सर बताइए आपका क्या ख्याल है? हमारा साथ नाइंसाफी हुई है, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा हमें ही बदनाम कर देते। ये सरासर झूठ है, हमेशा सीज फायरिंग का वायलेंस ये लोग शुरू करते हैं और बॉर्डर पे फायरिंग भी ये लोग शुरू करते हैं। और आप लोग क्या समझ रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है क्या? हमें धमकी दे रहे हो? हमें क्या समझते हैं, क्या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? सर इस मुद्दे का और कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं तो देखा भाई और बहनों, ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। अब आप ही बोलिए, आपको क्या चाहिए? जंग चाहिए या अमन? जंग चाहिए या अमन? जंग चाहिए या अमन?
अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए। भाइयों, हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। हमें बराबर सुनाई नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलिए, आपको क्या चाहिए? अमन चाहिए, 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 अमन चाहिए। We bear her along. She sways like a flower in the wind of our song.